नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे बम की धमकी या गीदड़ भभकी। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी वाला मेल भेजा गया। शुक्रवार सुबह दिल्ली हाईकोर्ट भेजे ईमेल में कोर्ट रूम में 3 बम रखे जाने का जिक्र था। धमकी में कहा गया कि शुक्रवार यानी कि जुमे की नमाज पर दोपहर की नमाज के पहले 2 बजे तक कैंपस को खाली कर दें। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम की धमकी के ईमेल के बाद खाली कराया गया। वकील, जजों और अन्य लोगों को बाहर निकाला गया। सभी कोर्ट रूम की तलाशी ली जा रही है और यहां बम स्क्वाड की टीम पहुंची है। दिल्ली हाईकोर्ट में भेजे ईमेल के सब्जेक्ट में लिखा है कि पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, खाली कर दें। और इनके अलावा पटना में भी 11 सितंबर को दोपहर पाकिस्तान एक्स हैंडल से बम ब्लास्ट की धमकी वाला ईमेल भेजा गया था और इसमें कहा गया था कि शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर बम ब्लास्ट किए जाएंगे। पिछले महीने दिल्ली के करीब 50 स्कूलों को बम की धमकी मिली थी और इनमें द्वारिका के राहुल मॉडल स्कूल और मैक्स फोर्ट स्कूल, मालवीय नगर का एसकेबी और प्रसाद नगर का आंध्रा स्कूल शामिल था। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक सुबह 7:30 बजे यानी कि 7:40 पर मालवीय नगर के एसकेबी और 7:42 पर आंध्रा स्कूल में धमकी की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं मौके पर पहुंच गई। हालांकि तलाशी में कोई विस्फोटक नहीं मिला और इस घटना से बच्चों के परिजन घबरा गए। कुछ स्कूलों ने सुरक्षा के चलते ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर दी थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने का जो ईमेल है वो मिला और उससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी ईमेल के माध्यम से। और अब चूंकि जैसे ही बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिला वैसे ही कोर्ट को भी खाली कराया गया। स्कूलों को भी धमकी मिली और स्कूलों को धमकी मिलने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई। जब जांच पड़ताल की गई, बम निरोधक जो दस्ता है वो मौके पर पहुंचा, कुछ भी ऐसा नहीं मिला तो फिर से क्लास ऑनलाइन तरीके से शुरू की गई थी। फिलहाल इस खबर को लेकर के अफरा तफरी का माहौल राजधानी दिल्ली हाईकोर्ट में मचा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट को लगातार ये बम से उड़ाने की धमकी और ईमेल के माध्यम से ये धमकी मिली थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट को भी धमकी मिली। और बात करेंगे नेपाल श्रद्धालुओं पर हमला। नेपाल में जारी जेएनजी आंदोलन से भारतीय पर्यटक भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। गुरुवार को सोनौली सीमा पर पहुंचे प्रयागराज निवासी टूरिस्ट बस चालक श्यामू निषाद ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि आंदोलनकारियों ने काठमांडू में बनारस से गई एक पर्यटक बस पर हमला कर दिया और बस में सवार 49 आंध्र प्रदेश के पर्यटकों में से 7 से 8 लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। आंदोलनकारियों ने बस में तोड़फोड़ की और यात्रियों के साथ लूटपाट भी की। कई दिन तक फंसे रहे पर्यटक घटना 9 सितंबर की शाम काठमांडू में हुई, जब आंध्र प्रदेश के पर्यटक नेपाल दर्शन के लिए पहुंचे थे। शाम के समय जेएनजी आंदोलनकारियों ने अचानक बस पथराव शुरू कर दिया, जिससे बस के शीशे टूट गए और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई यात्रियों को चोटें आई और हमले के बाद आंदोलनकारियों ने बस में सवार यात्रियों से लूटपाट की।
मोबाइल फोन, पैसे और सोने की चेन तक लूट ली गई। भय और तनाव के माहौल में पर्यटक काफी घबराए हुए थे। बस चालक ने बताया कि यदि समय रहते भारतीय दूतावास और भारत सरकार से मदद न मिली होती तो हालात और बिगड़ सकते थे। पर्यटकों को प्राथमिक उपचार देने के बाद भारत सरकार की मदद से सभी 49 यात्रियों को काठमांडू से दिल्ली लाया गया और टूर ऑपरेटर और प्रशासन के सहयोग से यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। घायलों का दिल्ली में इलाज फिलहाल जारी है और हमारे साथ इसी खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर अभी की बात करें तो क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं और किस तरह की अपडेट आपके पास? देखिए, नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच राजधानी काठमांडू में जो भारतीय श्रद्धालुओं से भरी एक बस थी, जिसमें ये श्रद्धालु सभी आंध्र प्रदेश के बताए जा रहे हैं, ये पशुपतिनाथ मंदिर के तरफ ये बस जा रही थी। उसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने नेपाल के लोगों ने तो बस पर हमला किया है, सामान की लूटपाट की है, लोगों के साथ मारपीट झीना झपटी भी हुई है। इसमें कुछ लोगों को चोटें भी आएंगी। फिलहाल जो वहां से रिपोर्ट आ रहे उसके हिसाब से तीर्थयात्री पशुपतिनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर थे। उसी दौरान हमलावरों ने बस पर हमला किया था और उसकी खिड़कियां तोड़ डाली थी, यात्रियों से बैग भी छीन लिए थे, नकदी, फोन, तमाम तरह की चीजें लूटकर फरार हो गए थे। फिलहाल वहां पर मौजूद काठमांडू पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और यात्रियों को वहां से निकाला। फिलहाल अभी तक जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक जो भारतीय नेपाल में दूतावास है उसके तरफ से एक बाकायदा वहां के प्रशासन के साथ बात की गई। सभी श्रद्धालुओं जो भारतीय नागरिक हैं उनको सुरक्षित वहां से निकालने के लिए पूरी बात है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया अखिलेश, आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए। और अब बात करेंगे नेपाल में अब महिला पीएम। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडोल उन्हें शपथ दिलाएंगे। जेएनजी समर्थकों के बीच उनके नाम को लेकर के सहमति बनी है। काठमांडू के मेयर और पीएम पद के दावेदार बालिन शाह ने भी कार्की का समर्थन किया था और अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए कुलमान घिसिंग का भी नाम रेस में था। घिसिंग नेपाल बिजली बोर्ड में रह चुके थे और सुशीला कार्की पिछले कई वर्षों से नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन का चेहरा भी रही हैं। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई फैसले लिए थे और अपने इन कदमों की वजह से वह नेपाल के जेएनजी के बीच लोकप्रिय बनी। सुशीला कार्की भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर सकारात्मक है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हूं। पीएम मोदी के बारे में मेरी अच्छी राय है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम कई दिनों से भारत के संपर्क में नहीं हैं, हम इस बारे में बात करेंगे और जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है तो दो देशों के बीच का होता है तो कुछ लोग मिलकर बैठकर नीति भी बनाते हैं। इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है पहली प्रधानमंत्री होंगी सुशीला कार्की और काफी लोकप्रिय भी देखी जा रही है। जेएनजी जो यूथ है उनके बीच भी इनकी काफी लोकप्रियता देखी जा रही है। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वही लोकप्रियता बरकरार रहेगी? देखिए वंदना, नेपाल की जो पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर कुर्सी संभालने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडोल उनको शपथ दिलाएंगे और सुशीला कार्की के बारे में इसलिए भी बेहद खास कहा जा सकता है क्योंकि जेएनजी के जो समर्थक हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो सब इनके फेवर में रहे। नाम कई आए लेकिन अंतिम मोहर सुशीला कार्की के नाम पर इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए तमाम ऐसे फैसले दिए थे जो नेपाल की जनता के हित में थे, सरकार के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और इन आम फैसलों को लेकर ही वो सुर्खियों में आई थी और रिटायरमेंट के बाद
भले ही उनका नेपाल के चीफ जस्टिस के तौर पर 1 साल का ही कार्यकाल रहा हो, लेकिन 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जब से ही वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आई थी, उसके बाद लगातार वो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती रही और सरकार के खिलाफ जो भी जन विरोधी बातें होती थी, आदेश होते थे, उनके खिलाफ लगातार वो बोलती रही। इसके लिए वो आम जनता एक चेहरा भी बनी। जहां तक सवाल है कि भारत के साथ संबंध कब नेपाल के कैसे होंगे, अगली जो अंतरिम वहां की प्रधानमंत्री बनने जा रही सुशीला कार्की, उनके संबंध भारत के साथ कैसे होंगे, दोनों देशों के बीच में क्या इसका असर देखने को मिलेगा कि नया प्रधानमंत्री। फिलहाल सुशीला कार्की के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई भले ही नेपाल से की हो, लेकिन उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से की है, इसलिए उनका भारत से बेहद लगाव है। उन चीजों को वो बार बार याद करती रही। दूसरी सबसे अहम वजह ये भी कही जा सकती है कि भारत नेपाल सीमा से सटे हुए विराटनगर की रहने वाली हैं, जिसे कह सकते हैं भारतीय सीमा से 25 किलोमीटर पर वो स्थान है जहां पर वो पैदा हुई, पली बढ़ी और पढ़ाई और रही। उसके बाद भी वो वहां पर अभी भी रहती है और लगातार काठमांडू से विराटनगर आना जाना लगा रहता है। तो उनका ये कहना है कि जो भारतीय सीमा पर बाजारें लगती हैं वो हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ अक्सर हमारा आना जाना लगा रहता है। इसलिए हमारे भारत के साथ बड़े आत्मीय संबंध हैं और इसलिए हम उसको पॉजिटिव दिशा में देखते हैं। अब हमको अगर सरकार में आगे जाने का मौका मिलेगा तो इस तरह के संबंध भारत नेपाल के साथ और बेहतर हो सकते हैं। तो कहा जा सकता है जो यूथ है और जेन जे है जहां प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी इन पर काफी भरोसा है कि सुशीला कार्की बतौर प्रधानमंत्री जब कुर्सी नेपाल में संभालेंगी तो आम जन को उससे फायदा होगा, आम जन की जो समस्याएं होंगी उनका समाधान होगा। जो यूथ वहां पर मांग कर रहा था उनकी मांगे पूरी होंगी। फिलहाल जो सोशल मीडिया पर बैन की मांगे थी वो पूरी हो चुकी है। बाकी तमाम जो चीजें हैं, भ्रष्टाचार की जो आरोप लगातार लगते रहे सरकार पे, रोजगार लगते रहे हैं, कारोबार में लोगों को परेशानी होती है, तमाम चीजें थी, उन सभी चीजों को लेकर नेपाल के आम लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। अब ये देखना होगा कि जब राष्ट्रपति नेपाल रामचंद्र पौडेल जब सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे तो उसके बाद वो सत्ता संभालेंगी और जो अंतरिम सरकार बनेगी तो आगे नेपाल की स्थिति क्या होती है और दूसरे देशों के समेत भारत के साथ संबंध कैसे रहते हैं। बिल्कुल अखिलेश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो नेपाल को मिलेंगी पहली महिला प्रधानमंत्री और साथ ही नेपाल की नई प्रधानमंत्री होंगी सुशीला कार्की। और पुलिस के इकबाल पर सवाल, ब्रेक के बाद हम करेंगे इसी पर बात। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे थे पुलिस के इकबाल पर सवाल और रायबरेली में वर्दी का खौफ हुआ खत्म, बीच चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की पिटाई। पहले ट्रैफिक पुलिस बीच चौराहे पर युवक को जूता मारा, फिर युवक ने पुलिस कर्मियों से मारपीट की। एक दरोगा, एक सिपाही और 2 पीआरडी की मौजूदगी में मारपीट। युवक ने ट्रैफिक दरोगा राम सजीवन को धक्का दिया। युवक के धक्के से बीच सड़क पर दरोगा गिर गए और ई रिक्शा में बैठा हुआ था युवक। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मारपीट हो गई। वहीं युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सारस चौराहे की घटना बताई जा रही है।
और आबकारी टीम पर हमला। बात करेंगे आगरा से। आधा दर्जन से अधिक युवकों ने सिपाहियों को पीटा है और युवकों ने आबकारी निरीक्षक के सामने सिपाहियों को पीटा। ठेके के पास कैंटीन में आबकारी की जांच के दौरान हमला। दबंगों ने लाठी डंडों व ईंट पत्थरों से टीम पर हमला किया, वर्दी भी फाड़ दी और इसी के साथ ही मारपीट का वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद मौके पर पहुंचा भारी पुलिस फोर्स। आरोपी मौके से फरार, कैंटीन बंद कर फरार हो गया। पुलिस दबिश दे रही है। आबकारी विभाग ने कोतवाली में तहरीर दी, मुकदमा दर्ज हुआ है। वीडियो में सिपाहियों पर हमला साफ देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से। और पूर्व में भी कोतवाली पुलिस पर कार चढ़ाने का प्रयास किया गया था। कोतवाली एतमादपुर के अंग्रेजी शराब के ठेके का मामला। आगरा में आबकारी टीम पर हमला हुआ। ठेका बना कानून व्यवस्था की चुनौती। ठेके के पास कैंटीन में आबकारी जांच के दौरान आधा दर्जन से अधिक युवकों ने सिपाहियों पर लाठी डंडों और ईंटों पत्थरों से हमला किया, वर्दी फाड़ी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और सवाल ये है कि क्या आबकारी ठेकों पर दबंगई ही कानून है या पुलिस की वर्दी अब सिर्फ दिखावे की रह गई है। ये घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि उस प्रशासनिक ढांचे को भी चुनौती देती है जो ऐसे ठेकों को खुला छोड़ देता है, जहां हर दिन हिंसा की आशंका बनी रहती है। अब निगाहें हैं कार्रवाई पर, क्योंकि जनता पर जवाब चाहती है और जवाब सिर्फ एफआईआर नहीं, असरदार एक्शन होना चाहिए। और बात करेंगे खाद की कालाबाजारी। भिंड में खाद की कालाबाजारी का खुलासा। 200 बोरी यूरिया, 100 बोरी डीएपी का गबन हुआ। किसानों को देने के बजाय कहीं और खपाई की जा रही है खाद। और राजेश सिंह, कुलदीप सिंह, अजय सिंह और पर एफआईआर दर्ज हुई। सहकारी समितियों के अधिकारियों पर आरोप, अफसरों की मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। नया गांव थाना पुलिस ने इस बात की कार्रवाई की और खाद वितरण व्यवस्था पर भी अब सवाल उठते नजर आ रहे हैं। और अब चलते हैं सीधा राजधानी लखनऊ, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुन लेते हैं। का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तेजिंदर सिंह बिग जी को, गुरप्रीत सिंह जाजी साहब को, देवेंद्र सिंह खालसा जी को, जगदेव सिंह जग्गा जी, सुरेंद्र सिंह जी, इकबाल सिंह चीमा जी को, कुलदीप सिंह भुल्लर जी को, पिंदर सिंह सिद्धू, प्रतिंदर सिंह, गुरवंत सिंह चीमा जी, राजेंद्र सिंह खैरा जी और हमारे बहुत पुराने समाजवादी आदरणीय सरदार गुरदयाल सिंह जी और बड़ी संख्या में जो और साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, समाज से जुड़े हुए सभी प्रतिष्ठित साथी जिन्होंने आज कार्यक्रम सफल बनाया, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है इनका सहयोग और समर्थन समय समय पे हम लोगों को मिलेगा। अभी इन्होंने बड़े पैमाने पे हम लोगों की मदद करके कई सीटों को जिताने का काम किया। तेज बोलना पड़ेगा थोड़ा आज। नहीं पता लगा गोंडा सुनाई दिया, कर्नाटक सुनाई दिया, समस्या सुनाई नहीं दी। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं उस नौजवान साथी का जिसने मुझे सम्मान से पगड़ी पहनाने का काम किया, सिमरन सिंह लाडी जी का। और इन्होंने बहुत से साथियों को पहनाया, बहुत से ऊंचे पद पे बैठे लोगों को भी पहनाया।
7 सितंबर को डिलीवरी स्टाफ ने संजय गुप्ता ने शौचालय में कराया। इसकी कंप्लेन की गई, डिप्टी सीएम को डिप्टी सीएम की तरफ से कार्रवाई के आदेश जारी हो गए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो पीड़ित बच्चे हैं उसको स्टाफ नर्स और स्टाफ के तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। जहां ये सरकार ये अच्छे दिन का वादा करके आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, और वहीं गोंडा में ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया, प्रेग्नेंट महिला को। उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की, पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा? और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनका हालत देखिए आप सोचिए, सैफई जैसा है मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से न जाने कहां कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पे बैठ रहे हैं जाकर के, कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है, लोहिया अस्पताल की हालत क्या है, सिविल हॉस्पिटल की हालत क्या है। और जिस सिविल हॉस्पिटल को बनना था, एक तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, झांसी के मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, पीएससी सीएससी की हालत क्या है, एम्बुलेंस की हालत क्या है। बीजेपी जाएगी तब स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने टिप्पणी किया है, प्रियंका गांधी को सुनकर बुला दिया और राहुल गांधी को रावण बुला रहे हैं। कौन है ये मंत्री? दिनेश प्रताप सिंह मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार। हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। और ये जो साथी बोल रहा है ये अपना पैकेज नहीं बताएगा ये भी पैकेज में ही चलता है ये चैनल भी। अरे रुक जाओ, पूरी बात हो जाने दो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, इन्हें काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। और कभी अगर आप भूल जाएं कुछ बात तो एएनआई का आर्काइव निकाल के देख लेना कभी। गाजीपुर की घटना सर गाजीपुर की घटना है, बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी पिटाई से मौत हो गई है। अब वहां पर वो थाने में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और रात को 1:30 बजे बिजली कटती है अचानक से और पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। कई कार्यकर्ता घायल हुए और उसके बाद एक की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है। और कोई एक घटना नहीं है, गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी।
अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देखा था। अखिल भारतीय वीडियो पिटाई, उसमें क्या क्या हुआ था आपको खुद पता है। समझौते हुए, अंदर ही अंदर समझौते हुए पूरा देश प्रदेश जान गया है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, लड़ाई चल रही है अंदर, झगड़ा चल रहा है अंदर, और उसी का परिणाम है कि लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। अभी तक तो लोग जहर खा रहे थे दूसरे मुख्यमंत्री आवास में, उसके बाहर सुना है आज एक और खा लिया किसी ने जहर है। सोचिए आप, ये हालत है उत्तर प्रदेश की, और ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कि सबसे ज्यादा जहर खाने वाले लोग यहां आ रहे हैं। हमारे पार्टी का भी नहीं बचा अब तो, न्याय के लिए यहां भी आत्मदाह कर रहे हैं लोग। तो आखिरकार ये सिस्टम को खराब किसने किया है? इस सिस्टम के खराब होने के पीछे कौन लोग हैं? मैं अपने चैनल भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी थोड़ा निष्पक्ष हो जाओ। अगर आप लोग थोड़ा बोलने लगोगे, एक दिन में सरकार सुधर जाएगी। किस पे एफआईआर हुई? इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग भी इस प्रयास में लगे हुए कि सरकार जाए। अपना परिचय दिया करो। कई बार क्या होता है कि गलत आदमी से सवाल पूछता है, बीजेपी वाले भेज देते हैं और हम कुछ बोल देते हैं, उससे चैनल चलता है। आप अपना परिचय दीजिए, सब जान जाएं। सर, मेरा नाम फिजा है। सर, अगर हम कुछ चीजें रिलेट करते हैं तो सर अभी आसाम में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, और अगर देखा जाए तो जेनजी जनरेशन इसमें ज्यादा शामिल है। सर, रिसेंटली अभी नेपाल में भी वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ओली ने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया। उससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हो चुका है। तो सर, आपको क्या लगता है कि अगली बारी भारत में होने वाली है? मैं इन्हीं से जोड़ देता हूं अपनी बात, और क्या कहूं मैं। आप क्यों ऐसा कह रही हैं, ऐसा क्यों समझ रहे हो आप? क्योंकि अगर हम रिलेट करते हैं तो तीनों देशों में लगातार जेनजी जनरेशन ने ही प्रदर्शन किया है। और सर, अगर देखें तो मैं भी एक जेनजी जनरेशन से ही होती हूँ, मुझे भी नौकरियां चाहिए, मिल रही है, वो अलग बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो आसाम में किया जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो अगला नंबर क्या हम भारत का लिख सकते हैं? पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो, और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहां और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो जनरेशन, जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है, वो लोग भी कुछ सोशल मीडिया में चीजों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहां बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस। हमारा साथी, लाड़ी साथी जो पगड़ी पहना रहा था, वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब खुशियां और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं, हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। मैं साधना यादव, मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि आप सत्ता में आते हैं तो सिखों के लिए आपकी घोषणा पत्र में पहली प्राथमिकता क्या होगी? इतने चैनल कहां से खुल गई है सब? अभी तक तो साधना चैनल सुना था।
इनके विशेष जो है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और किसान का सवाल, इनकी खुशहाली का सवाल, इनके सम्मान का सवाल, हम तमाम पहलुओं पे इनके साथ खड़े दिखाई देंगे, इनके दुख दर्द में, इनकी परेशानियों में, और जो पीड़ित होगा, दुखी होगा, अपमानित होगा, उसके साथ समाजवादी पार्टी पीडीए खड़ी दिखाई देगी। ये नई गिरफ्तारी है। हमारी पार्टी के तो सबसे पहले गिरफ्तार होते हैं। सर एक सवाल है सर, अभी लखनऊ में तो कई दिनों से किडनैपिंग हो रही है। कल भी 2 बच्चे किडनैप हुए, अभी किडनैपिंग का प्रयास हो। पिछले 1 हफ्ते में अभी कोई शाहबाद से लड़का जा रहा था, बाराबंकी से, उसको पकड़ा, उसको 1 लाख रुपए न केवल किडनैपिंग बल्कि डिजिटल अरेस्ट भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, और डिजिटल अरेस्ट में, क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 दिखाई देता है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे। बेटियों के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश आगे है। करप्शन में भी मैं समझता हूं सबसे आगे उत्तर प्रदेश ही दिखाई देगा। सरकार जाएगी, भाजपा हटेगी, भाजपा जाएगी, तभी कानून व्यवस्था लागू होगा। क्या चीज? सिख समाज का बहुत शानदार इतिहास है। ये वो समाज है जिसने समय समय पर बलिदान दिया है, अपनी मिट्टी के लिए, अपने सम्मान के लिए। अगर जान भी देनी पड़ी होगी तो परवाह नहीं की इन्होंने। दुनिया में जितनी भी, और भारत की धरती पे जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, समय समय पर इनकी बहादुरी के पर्चे हर जगह हैं। खेती बाड़ी में भी सबसे आगे इन्होंने मेहनत कर करके अपनी पहचान बनाई है। न केवल खेती बाड़ी में किसान अच्छे हैं, बल्कि दुनिया में अगर भारत की तस्वीर को सबसे पहले, सबसे ज्यादा किसी ने बदला है, जो सम्मान की दृष्टि से भारत को भी देखा जाता है, वो सिख समाज के लोगों का योगदान है। चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, दुनिया के किसी हिस्से में हम चले जाएंगे, आज हर जगह सिख समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपनी कुशलता से एक स्थान बनाया है। आज सिख समाज की वजह से भी भारत के लोगों को सम्मान की दृष्टि से दुनिया में देखा जाता है। किसको? किस एजेंसी ने दिया था, उस एजेंसी पे एफआईआर होनी चाहिए। जिस एजेंसी ने वो लखनऊ को नंबर 3 पर सफाई पर पहुंचाया था, स्मार्ट सिटी में पहुंचाया था, उस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम तो हर एक अच्छे काम को जो बीजेपी को हटाए उसके साथ हैं। हाँ? तेज बोलो भाई। बीजेपी के जो घटक दल के नेता थे वो कहीं अपमानित हो रहे थे। अब तो बीजेपी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री नर्सों का ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे, कार्यवाही नहीं करवा पा रहे हैं। ये सरकार जवाब है, कार्यवाही नहीं करवा पा रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का